गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं हम वर्कशॉप नंबर 12 में। वर्कशॉप नंबर 12 में इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैथमेटिक्स ईटीएफ इन्वेस्टिंग में कैसे अप्लाई होता है। देखो, हर चीज़ को हम साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है। हाउ मैथमेटिक्स इज अप्लाई टू ईटीएफ इन्वेस्टिंग। वास्तव में जो इंडिकेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है उसको हम समझना चाहते हैं। अप्लाई मैथमेटिक्स इन ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इन्वेस्टिंग ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। देखिए, हम मैथमेटिक्स का यूज़ किस तरीके से इंडिकेटर्स में इन्वेस्टिंग में किया जाता है, इसके लिए बहुत सारे मैथमेटिक्स के इसकी फाउंडेशन जो है ईटीएफ के अंदर किस तरीके से लागू होती है, और मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो ईटीएफ इन्वेस्टिंग में लागू होते हैं। जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, वैल्यू एट रिस्क है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, रिग्रेशन एनालिसिस है, शार्प रेशियो है, ट्रैकिंग रेशियो है, फैक्टर मॉडल है। ये अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी समझ में आ सकती है, जैसे आरएसआई कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आरएसआई में किस तरीके से किया जाता है। आरएसआई में कैसे किया जाता है उस चीज़ को हमने समझा है। आरएसआई को हमने 14 दिन का एक पीरियड हमने लिया है, और हमने जो ईटीएफ है वो पीएसयू बैंक बीज लिया। हमने पीएसयू बैंक बीज को हमने डे 1 से लेकर डे 14 तक हमने इसका क्लोज प्राइस को हमने कैलकुलेट किया, रिकॉर्ड किया। उसके बाद कितना गेन हुआ, कितना इसमें लॉस हुआ, इसको हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद गेन, अगले कॉलम में हमने गेन वाले जो डेज हैं कितना गेन हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया, और नेक्स्ट कॉलम में हमने लॉस, कितना लॉस हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने एवरेज इसका निकाला, गेन का एवरेज हमने लॉस का निकाला। इस तरीके से एवरेज दोनों का निकला। एवरेज करने के बाद हमने इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ निकाला है। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकलने के बाद हमने इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हमने अप्लाई किया, और ये अप्लाई करने के बाद जब हमने आरएसआई को कैलकुलेट किया तो ये आया है 41.17। देखो, आरएसआई अगर 40 से नीचे है तो इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी में हो। ठीक है, अगर ये 60 प्लस से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ओवरबॉट जोन में है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आरएसआई जो रेंज है इसकी 40 से नीचे की तरफ जा रहा है या 60 की ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये 60 के ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ओवरबॉट जोन में है, और 40 से नीचे जा रहा है तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो जब ये ईटीएफ के केस में जब ये ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो हमें क्या है, हमारी बाइंग पोजीशंस बनती हैं। ठीक है, इसको हमने प्रैक्टिकली हमने देखा, और ये बिल्कुल 100% जो है काम कर रहा है। ठीक है, आरएसआई। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मैथमेटिक्स किस तरीके से ईटीएफ इन्वेस्टिंग में अप्लाई की जा रही है और रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहे हैं। तो जब हम अपना कैपिटल लगाते हैं, अपना फ़ंड लगाते हैं, देखो हमारा ये बहुत ही मेहनत का पैसा है, तो इसीलिए हमें अपना जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत का पैसा है, हमें अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि ये लॉस ना हो। ठीक है, हमें प्रॉफिट लेके ही निकलना है, इसीलिए हमें साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझना चाहिए कि ये काम कैसे करती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, सबमिट एंड विड्रॉ फंड्स फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट। देखो, डीमेट अकाउंट हर किसी के पास है। जो हम अपना पैसा सबमिट कैसे करते हैं और उसको विड्रॉ कैसे करते हैं ये हमें आना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम। जैसे ये हमारा डीमेट अकाउंट है, तो हम किस तरीके से अपना फंड्स को, इसको लॉगिन करते हैं।
ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम फंड्स में जाते हैं। फंड्स में यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड के अंदर की ऐड फंड। अगर हमें फ़ंड को ऐड करना है तो हम इस तरीके से डिपॉजिट करेंगे फ़ंड्स को, और अगर हमें फ़ंड्स को विड्रॉ करना है तो हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे। जितना भी विड्रॉ करना है हम यहाँ पर, जितना विड्रॉयल बैलेंस होगा मैक्सिमम, उसमें से उतने अमाउंट तक का हम विड्रॉ कर सकते हैं। Start your investing journey with a proper technical and fundamental analysis. टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग में बिजनेस करना चाहते हैं। फंडामेंटल, हमने ये पाया कि 10 ETF हैं जो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स, जिनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जैसे बैंक बीज, निफ्टी बीज, PSU बैंक बीज, MON 100, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, IT बीज, फार्मा बीज, CPSE ETF, ऑटो बीज। ये जो ETF हैं ये इनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनमें जो कंपनीज़ हैं उनकी कंपोजिशन बहुत ही अच्छी है। तो हम इनमें काम करेंगे, और इनसे भी अगर कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छे 27 ETF में अगर हमें ऐसा लगेगा कि कोई ETF हमारे बाइंग लेवल पे है, हमारे सेटअप पे है, तो हम उस पे भी काम करेंगे। टेक्निकल देखिए, RSI और MACD। RSI का हमने देखा, हमने मैथमेटिक्स किस तरीके से अप्लाई होती है RSI के अंदर और RSI कैसे काम करता है, इस चीज़ को हमने समझा। तो RSI एक बहुत ही भरोसेमंद इंडिकेटर है, हमें ETF के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। जर्नल एंट्रीज ऑफ ETF इन एक्सेल शीट। देखिए, अगर हम ETF में काम कर रहे हैं या हम स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम कर रहे हैं तो हमें अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है बाइंग और सेलिंग का। तो हमने एक एक्सेल शीट बनाई है, इस एक्सेल शीट को आपको भी मेंटेन करना है। ये हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। जैसे MON 100 जर्नल है तो सीरियल नंबर हो गया, ऑर्डर हो गया, एग्जीक्यूटिव डेट काउंट हो गया, आपने कितना बाय किया है, अमाउंट हो गया, इसमें जो भी XYZ ब्रोकरेज लग रही है, फिर आपका टोटल बाइंग प्राइस कितना हो गया, डेट हो गया, एवरेज वैल्यू आपकी कितनी हो गई है। अगर मान लीजिए कि आपने 2-3 बार इसको लिया तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई है। सेल काउंट, अगर आपने सेल किया तो कितना आपने सेल किया, कितनी वैल्यूज़ को आपने सेल किया। उसके बाद है सेल वैल्यू, अमाउंट, ये एक अमाउंट है कि आपने किस अमाउंट पे इसको सेल किया। उसके बाद है टोटल अमाउंट है, जो अमाउंट आपने सेल किया, उसके बाद सेल में जो ब्रोकरेज लगेगी और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जर्नल को मेंटेन करना है आपको। इससे आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जैसे हमने PSU बैंक बीज, सिल्वर बीज, इन सब के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ETF मस्ट बी मेंटेन्ड। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको मेंटेन करना। वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।